भारत में औरत को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन कभी कभी वक्त की इतनी बुरी मार पड़ती है कि ये लक्ष्मी भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाती है, दर दर भटकने और भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 14 जून सन 2016 उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है एटा। ये घटना वहीं की है। रवि कुमार अपनी चमचमाती कार में बैठकर एटा से दिल्ली जा रहा है। तभी रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है और कुछ औरतें उनकी गाड़ी के पास भीख मांगने के लिए आती हैं। रवि कुमार बड़े ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और सभी भीख मांगने वाली औरतों को 100 रुपये दान में भिक्षा के रूप में देने लगते हैं। भिक्षा देने के बाद वे अपनी गाड़ी की खिड़की बंद ही कर रहे थे कि एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रही थी कि साहब, मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। रवि कुमार अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस औरत के पास चले जाते हैं। रवि कुमार उस औरत को देखते हैं तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो औरत कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि रवि कुमार की ही तलाकशुदा पत्नी थी। रवि कुमार अपनी तलाकशुदा पत्नी को इस स्थिति में देखकर चौंक जाते हैं। पायल भी अपने पति को देखकर रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पायल को देखकर ही लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर परेशानियों का बोझ भरा पड़ा हो। पायल ने बहुत ही गंदे कपड़े पहने थे। रवि कुमार मन ही मन सोचते हैं कि इसकी क्या हालत हो गई है, और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन दोनों की इस स्थिति में देखकर लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो रवि कुमार खुद को संभालते हुए पायल को अपनी गाड़ी में बैठाकर बोलता है कि चलो पायल, यहाँ से किसी पास के होटल में चलते हैं, वहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे। और फिर वे दोनों एक होटल में जाकर बैठ जाते हैं। रवि कुमार पायल के आंसू पोंछते हुए उससे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी फैमिली से हो, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत अमीर लोग हैं, अच्छा खासा बिजनेस है, उनका अपना रुतबा है, तुम्हारी ये हालत आखिर कैसे हो गई, इतनी गरीबी कैसे, और तुम सिग्नल पे क्यों भीख मांग रही हो, जबकि मैंने तो तुम्हें डाइवोर्स देने के टाइम 10 लाख रुपये भी दिए थे। इतना ज़्यादा पैसा तो तुम बड़ी आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकती थी। रवि कुमार पायल से कहता है कि तुम मुझसे अपने मामा मामी, मौसा मौसी की बातों में आकर कितनी लड़ाई झगड़ा किया करती थी। हमेशा मुझे तलाक लेने की बातें करती रहती थी। मैं तो फिर भी तुम्हें माफ़ कर देता था। तुम्हें कितना समझाया था मैंने कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम मुझसे तलाक मत लो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। तुम जिद पर अड़ी थी, नहीं मुझे तो तलाक चाहिए तो चाहिए, और आखिर को तुम तलाक लेकर ही मानी। अब तुमने मुझसे तलाक ले ही लिया था तो ये परेशानियाँ क्यों आ गई तुम्हारे साथ? मुझे बताओ पायल, क्या हुआ है तुम्हें? तभी रवि की बात को टालते हुए बोलती है कि तुम्हारी माँ कैसी है, यानी कि मेरी सासू माँ कैसी है, उनकी तबीयत के क्या हालचाल हैं? रवि कुमार बताता है कि मेरी माँ भी ठीक ही है, हर रोज़ बस तुम्हें ही याद करती रहती है और पूछती रहती है कि क्या मेरी बहू इस घर में दोबारा से वापस नहीं आ सकती? तुम्हारे घर से चले जाने के बाद मेरी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। ये सुनकर पायल फूट फूट कर रोने लगती है। चलो ये बातें छोड़ो पायल, तुमने जो भी फैसला किया था अपनी बेहतरी के लिए किया था। फिर ये पायल से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तभी पायल कहती है कि मेरी ज़िंदगी के बारे में मत पूछो। तुमसे डाइवोर्स लेने के बाद जो 10 लाख रुपये मिले थे वो मेरे मौसा मौसी और मामा मामी ने हड़प लिए और मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और ताना सुनाते हुए कहा कि जो अपने पति की ना हो सकी वो हमारी क्या होगी। उसके बाद मैं यही सड़क किनारे सिग्नल के पास किराए के कमरे में रहती हूँ और भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हूँ और अपनी की गई गलती का पश्चाताप कर रही हूँ। पायल रवि से कहती है कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से, मेरा कोई सहारा नहीं है। फिर वे फक कर रोने लगती है। रवि पायल को चुप कराते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। पायल रवि से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, तुम जैसा पति किसी को नहीं मिल सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुमसे तलाक लिया, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकते? मुझे फिर से अपना लो रवि। ये कहते हुए पायल रवि के पैरों में लिपट जाती है। तभी वह पायल को उसके कमरे में ले जाता है और अपने काम से दिल्ली के लिए निकलने ही वाला था कि पायल कहती है कि अपना ख्याल रखना, कहीं रास्ते में खाना ज़रूर से खा लेना। रवि हाँ में जवाब देता है और फिर अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए सफ़र शुरू कर देता है। वो दूसरे दिन दिल्ली से वापस आता है और सीधा पायल के कमरे में पहुंचता है। उसको पायल वही कमरे पर ही मिल जाती है। पायल ने आज साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, वो खूबसूरत तो थी ही। पायल को एक नज़र देखते ही रवि उससे कहता है कि पायल, अब ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? रवि गुस्से में बोलता है कि
तुमने अपने रिश्तेदारों और परिवारों की बातं में आकर मेरी और खुद की जिंदगी को तबाह कर लिया है। अब और क्या चाहती हो मुझसे? पायल रोते हुए कहती है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरे घर वाले मेरी शादी एक अधेड़ व्यक्ति से करना चाहते थे, एक बूढ़े इंसान से कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 5 लाख भी उस व्यक्ति से एडवांस ले रखे थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी से इनकार करने पर उन्होंने मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैंने कई बार तुमसे बात करने की भी कोशिश की थी, पर तुम्हारा कोई कांटेक्ट मेरे पास नहीं था और घर वालों ने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया। जब तक मैं तुमसे मिल पाती तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तभी रवि की नज़र कमरे में एक दीवार पर पड़ती है जहां रवि और पायल की शादी की एक फ़ोटो लगी हुई थी। रवि पायल से इस तस्वीर के बारे में पूछता है कि ये तस्वीर क्यों लगा रखी है? हमारा तो तलाक हो चुका है ना, अब इसकी क्या ज़रूरत? पायल अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि मैं रोज़ तुम्हें इस तस्वीर में देखती हूँ, तुम्हारी पूजा करती हूँ। मैंने पहले भी तुम्हें अपना पति ही माना था और आज भी तुम्हें मैं अपना पति ही मानती हूँ। पायल रवि से कहती है कि अगर सुबह का बूढ़ा शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जैसा पति तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मुझे माफ़ कर दो। रवि पायल की बातों को सुनता रहता है और कुछ देर बाद बोलता है कि ये कपड़े मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए लाया हूँ, इन्हें तुम अपने पास रख लो और मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब जैसे ही रवि जाने लगता है, पायल उसके पैरों में गिर जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे घर किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी, तुमसे उफ तक नहीं करूँगी। अगर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊँगी। रवि भी अब धीरे धीरे इमोशनल होने लगा और फिर वे अपने घर फ़ोन करता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ पायल मिल गई है। ये सुनते ही रवि की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि बेटा मेरी बहू को साथ लेकर ही आना। अब जब वे मिल गई है तो कैसे भी करके उसे घर लेकर आ जा। मैं अपनी बहू से मिलना चाहती हूँ, उसे फिर से अपनाना चाहती हूँ। अब ये सुनकर पायल के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। वे मन ही मन सोचने लगती है कि चलो माँ के दिल में तो मुझे लेकर कोई कालापन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वो तो मुझे स्वीकार करना चाह रही हैं। रवि पायल से कहता है कि चलो कपड़े रखो और मेरे साथ चलो। ये सुनकर पायल रवि से गले लग जाती है और रोने लगती है। वो उससे कहती है कि रवि तुम इंसान नहीं बल्कि मेरे लिए एक देवता का अवतार हो। फिर रवि भी उसके गले लगाकर रोने लगता है। वे भी अपनी भावनाओं को अब दबा नहीं पाया था। वे दोनों गाड़ी में बैठते हैं और सीधा अपना घर एटा के लिए निकल पड़ते हैं। एटा पहुंचने के बाद जैसे ही पायल गाड़ी से उतरती है तो वो देखती है कि रवि की माँ यानी कि उसकी सासू माँ अपने हाथ में थाल लिए खड़ी हैं, उसका स्वागत का इंतजार कर रही हैं। पायल दौड़कर जाती है और अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और उनसे लिपट जाती है और कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो। माहौल बहुत ही गमगीन हो जाता है। अब पायल और रवि फिर से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में वापस से बन जाते हैं और अपनी खुशहाल नई ज़िंदगी की शुरुआत करके दोस्तों कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। रवि कुमार ने पायल के साथ जो बाद में फैसला किया, क्या वे उसकी हकदार थी या उसको उसकी सज़ा देनी चाहिए थी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।